उम्मीद है बच्चों आप लोग कहानी को समझ गए होंगे, खासकर तब जब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उसे संक्षिप्त रूप में बता दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा कुछ अंग्रेजी की ऐसी पंक्तियों की ओर जो उस कहानी में दी हैं और जो महत्वपूर्ण हैं। नाउ वी प्रोसीड टू दोज लाइन्स ऑफ दैट स्टोरी, द लास्ट लेसन, which are otherwise important. Let's try to read them out and try to understand them line by line. The first of it is, it was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. यह सभी कृदंतों के नियमों की अपेक्षा मुझे ज्यादा आकर्षक लग रहा था। ये कौन कहता है? हैंज। लेकिन मुझ में इसका विरोध करने की शक्ति थी और तेजी से मैं स्कूल की ओर चल दिया। द नेक्स्ट वन, बट नाउ it was all so still. Read this paragraph. But now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. लेकिन उस दिन रविवार के समान सब कुछ शांत था। खिड़की से मैंने अपने साथियों को देखा। वे सभी पहले से ही अपने स्थानों पर थे और मिस्टर हैमल अपने डंडे को लिए ऊपर नीचे चक्कर काट रहे थे। While I was wondering about it all, Mr. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace-Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson." यानी वो कहना चाह रहे हैं कि जिस बात से मुझे सबसे अधिक हैरानी हुई वह यह देखकर कि मिस्टर हैमल अपनी कुर्सी पर चढ़ गए और उसी ग्रेव और जेंटल टोन में जिसके लिए जिस तरीके से उन्होंने मुझे संबोधित किया था उन्होंने जारी रखा और कहा, मेरे बच्चों, ये आप लोगों का मेरे द्वारा दिया गया आखिरी अध्याय है, आखिरी लेसन है। बर्लिन से, जो कि जर्मनी की राजधानी थी, वहां से आदेश आया है कि अब एल्जस और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन में पढ़ाई होगी और कल से आप लोगों का नया मास्टर आ जाएगा। सो मेरे लिए ये आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है और एक तरीके से आपके लिए भी ये आखिरी फ्रेंच लेसन है, इसीलिए ध्यान से सुनो। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes and now understood why the old men of village were sitting there in the back of the room. हेंस कहता है, ओह, मुझे कितना दुख हो रहा है कि वह बेचारा व्यक्ति, ये सब उसके आखिरी सम्मान में था कि इस शानदार इतवार को अपने अच्छे वस्त्र पहने हुए है और अब मुझे समझ में आ गया कि ये जो बुजुर्ग व्यक्ति पीछे बैठे हुए हैं ये क्यों बैठे हुए हैं, ये अब मैं समझ गया। But I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. I repeat, but I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. ये जो mixed up word है, ये उस संबंध में है जब मिस्टर हैमल ने हेंस को कहा था कि पार्टिसिपल के बारे में बताओ, उसकी परिभाषा बताओ। तो हेंस का कहना है, लेकिन मैं पहले ही शब्दों में उलझ गया और डेस्क को पकड़े हुए खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरा दिल धक धक कर रहा था और मेरे में ऊपर देखने का साहस भी नहीं रहा।
Daring means sahas. I heard Mr. Hamill say to me, "Now I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, Bah, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow." हैमल ने कहा है ये बातें फ्रेंड्स को और फिर पूरी कक्षा को। हैमल को फ्रेंड्स ने कहते हुए सुना, "मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा फ्रेंड्स, तुम्हें निश्चय ही आज बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन देखो स्थिति भी कैसी हो गई है। हम लोग एक दूसरे को, स्वयं को रोज कहते थे, अरे मेरे पास तो बहुत समय है और मैं इसे कल सीख लूंगा." Then from one thing to another, Mr. Hamill went on to talk of French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it amongst us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to the prison. यह पंक्तियां इस कहानी का द लास्ट लेसन का एक तरीके से सार है। एक के बाद दूसरी बात करते हुए मास्टर हेमल फ्रांसीसी भाषा की बात करने लगे, ये कहते हुए कि ये संसार की सबसे अच्छी भाषा है, द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, एकदम स्पष्ट, सबसे तर्कपूर्ण, और बच्चों इसे हमें संभाल के रखना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब कुछ लोग गुलाम बना दिए जाते हैं तो यदि वे अपनी भाषा को अपनाए रखते हैं तो मानो उनके पास जेल घर की चाबी है, यानी गुलामी की दास्तां से छूटने की, गुलामी के शिकंजे से छूटने की संभावना रहती है यदि आपके पास अपनी भाषा है। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of pens over the paper. ये अनुवाद, ये व्याकरण पढ़ाते समय क्या हो रहा था, क्या फीलिंग हो रही थी, इसको लेकर हैंस कहता है, और उसका कहना है कि मिस्टर हैमल के पास जो नई कॉपियां थीं जिस पर सुंदर लिखावट में कुछ लिखा था, उसे उन्होंने टांग दिया था और देखने में बड़ी अच्छी लग रही थी। केवल कागज के ऊपर कलम चलने की आवाज आ रही थी और कुछ नहीं। उसमें लिखा हुआ था फ्रांस एल्जेस, फ्रांस एल्सेस, और ये छोटी छोटी झंडियों के समान ऐसी लग रही थी और क्लास में फहरा रही थी। हमारी डेस्कों के ऊपर ये छड़ी से लटकी हुई थी। But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted Babi, Baibo, Boo. इनमें प्रत्येक पाठ को अंत तक सुनाने का साहस उस दिन भी हैमल में था, ऐसा फ्रेंच का कहना है। फ्रेंच आगे लिखता है, आगे कहता है कि लिखने के काम के बाद उन्होंने हमें इतिहास का एक अध्याय पढ़ाया और उसके बाद बच्चों ने अपना बा बे बी बो बू वाला गाना भी गाया। मिस्टर हैमल stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. My friends, said he, I, but something choked him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing all his might with him, he wrote as large as he could, Viva la France. Hence, कहानी में कहता है कि उस दिन भी मिस्टर हैमल को प्रत्येक पाठ को अंत तक सुनाने का साहस था। He had the courage. उसके बाद उन्होंने राइटिंग वर्क के बाद उन्होंने इतिहास पढ़ाया
और फिर बच्चों ने गाना गाया, आदि आदि। और जब मिस्टर हैमल खड़े हो गए ये सब के बाद, तब क्या हुआ? तब उन्होंने कहा, मेरे मित्रों, मैं मैं लेकिन किसी बात से उनका गला रुंध गया और उसके बाद आगे बात जारी नहीं रख पाए, यानी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। फिर उन्होंने ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह किया, चौक का एक टुकड़ा लिया और अपनी पूरी ताकत से दीवार का सहारा लेते हुए जितने बड़े अक्षर में लिख सकते थे उन्होंने लिख दिया, फ्रांस अमर रहे। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us. Gesture yani ishara with his hand. School is dismissed, you may go. जिसके बाद वो रुक गए, दीवार से सिर हटा लिया और बिना एक शब्द बोले हमें एक हाथ से इशारा किया, स्कूल समाप्त, अब जा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों के अनुवाद और उनको समझने के बाद अब हम चलते हैं प्रश्नों और उनके संभावित उत्तर। इस अध्याय के कुछ प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, खासकर वे जो एक तरीके से टर्निंग पॉइंट हैं। So now let us proceed with some of the questions, short questions, long questions, and try to get their answers because they are very important for this lesson. The first of the question is, what did Franz notice that was unusual about the school that day? The answer is very simple. उस दिन ऐसा क्या था जो असामान्य था उस दिन स्कूल में? The answer is everything was calm and still. It looked to him, to Hans, it was like Sunday morning. No activity, no hustle bustle. और सड़क की आवाज भी आ रही थी. Even the sound could be heard out in the street. Opening, closing of desk, lesson being repeated by us all loudly, teachers, ruler, rapping on the table. All these were not heard that day. The whole school looked so strange and solemn. It was quite unusual. ये कुछ असामान्य था. What changes did the order from Berlin cause in the school that day? बर्लिन से आए हुए आदेश के बाद उस दिन स्कूल में क्या परिवर्तन हुआ? Firstly, a complete silence. Secondly, everybody looked serious and sad. Third point, old people were seen seated at the back from the village who had come to thank Mr. Hamel. These were the three major changes that were noticed by Hans the other day. In the story, Franz says, will they make them sing in the German, even the pigeons? What is that meaning? फ्रेंच सोचता है क्या वे जर्मन भाषा में भी लोगों से गाना गवाएंगे, इन कबूतरों से भी? तो इसका क्या अर्थ है? It means that German can enslave French, but can't take away love for French language. It is their blood and cannot be taken away from them. This kind of order aroused, generated, brought out the patriotic feeling among the people. And suddenly they realized, the people, Alsace Lorraine people and the classroom people, they realized the importance of language,
how precious the language is. भाषा कितनी कीमती है. So this particular question is about language and its significance. Next question is, when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Meaning what? जब तक लोग गुलाम हैं, जब तक वे अपनी भाषा के प्रति आसक्त हैं, वैसे ही हैं जैसे कैद खाने की चाबी मानो उनके पास है. इसका अर्थ क्या हुआ? He told the student, Mr. Hamill, about the importance of language in the lives of people. Mr. Hamill further said that language always keeps the people united. There are plenty of examples in history where language helped them in winning freedom from their ruler. And so he is talking about the importance of language again. Notice the underlined words in these sentences and take the option that best explains their meaning. जिससे सबसे सही उत्तर निकलता हो उस ऑप्शन पर चिन्ह लगाएं. और ये पंक्तियां, these lines have been taken from this story only. They are extracts from the story. The first line is, what a thunderclap these words were to me. What a thunderclap these words were to me. What is the nearest word to thunderclap? Loud and clear, startling and unexpected, or pleasant and welcome? The correct answer is loud and clear. When the people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. It is as if they have the key to their prison, means do not lose their language, are attached to their language, or quickly learn the conqueror's language. The correct answer is as if they have the key to the prison, means they will have attachment to their language. Third, don't go so fast. You will get to your school in plenty of time. Means very late, or too early, or early enough. The correct answer is too early. You have plenty of time means too early. I never saw him look so tall. What does it mean? Mr. Hamill had grown physically taller, seemed very confident, or stood on the chair. The correct answer is stood on the chair. So here are few questions and few extracts that you have answered. Now next we'll move to the difficult words and their meanings. कुछ कठिन शब्द हम जाने और उसके अर्थ जाने. कठिन शब्दों की यदि बात करें, so let us take them para by para. Dread, D-R-E-A-D, dread. Dread means डर, भय. The next word is scolding, माने डांट. To scold, S-C-O-L-D, scold माने डांटना. Chirping, C-H-I-R-P-I-N-G, chirping. इसका उच्चारण देखेंगे, chirping. Chirping यानी चिड़ियों की चहचहाहट. To chirp, C-H-I-R-P, to chirp यानी चहचहाना, और chirping यानी चहचहाहट. वुड का मतलब होता है लकड़ी, लेकिन वुड में यदि एस जुड़ जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है जंगल. वुड्स माने जंगल. याद रखेंगे, वुड्स अर्थात जंगल. BLACK, BLACK, SMITH, blacksmith.
अर्थात लोहार जो लोहे का काम करता हो, लोहे को पीट पीट कर उसको कुछ आकार देता हो, वह कहलाता है ब्लैक स्मिथ। इन यूनिजन, इन यूनिजन, इन यूनिजन का अर्थ है सभी एक साथ। वी ऑल आर सिंगिंग इन यूनिजन, हम लोग सब एक साथ गा रहे हैं। तो इन यूनिजन मतलब सभी एक साथ। STILL, स्टिल माने शांत। द वाटर इज स्टिल, द एयर इज स्टिल, हवा शांत है, पानी शांत है। COMMOTION, कमोशन। देयर वाज कमोशन मतलब अफरा तफरी मची हुई थी। देयर वॉज कमोशन मतलब अफरा तफरी, और अफरा तफरी का अर्थ भाग दौड़ मची हुई थी। वहां पर लोग बहुत हलचल कर रहे थे, शोर कर रहे थे। तो कमोशन मीन्स अफरा तफरी, शोरगुल। BLUSHED, ब्लश्ड। टू ब्लश मतलब लज्जित होना, लज्जा से लाल होना, टू ब्लश। ही ब्लश्ड सीइंग मी, ही ब्लश्ड, मुझे देखकर वह लज्जित हो गया। डोंट ब्लश, लज्जित मत हो। तो टू ब्लश माने लज्जित होने से लाल होना, और ब्लश्ड मतलब लाल हो गया। फ्रिल्ड, FRILLED, फ्रिल्ड। Mr. Hamill was wearing a frilled sleeve shirt, मतलब जिसमें झालर लगा हुआ था। ऐसी स्लीव, ऐसी शर्ट जिसके स्लीव में झालर बना हुआ था, उसे कहते हैं फ्रिल्ड शर्ट। फ्रिल्ड मतलब झालरदार। ग्रेव, GRAVE, ग्रेव यानी गंभीर। यहां पर इन दिस स्टोरी द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रेव मीन्स गंभीर। He looked very grave. Mr. Hamill looked very grave. Thunder clap, थंडर मतलब जोरदार आवाज, और क्लैप मतलब ताली। CLAP, THUNDER, थंडर क्लैप, जोरदार तालियों की आवाज, जिसे एक शब्द में कहते हैं गड़गड़ाहट। So there was a thunder clap at the arrival of that man. उस व्यक्ति के आने पर तालियों की गड़गड़ाहट हुई। तो थंडर क्लैप मीन्स गड़गड़ाहट। नेक्स्ट, NUISANCE, न्यू सेंस, इसका उच्चारण देखेंगे अलग है। NUISANCE, न्यू सेंस, एक ऐसा काम जिसमें न चिढ़ लगे, न गुस्सा आए, करने की इच्छा ना हो, व्यर्थ का काम लगे, उसे कहते हैं न्यू सेंस। तो न्यू सेंस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। न्यू सेंस मतलब व्यर्थ का काम, ऐसा काम जिसमें चिढ़ लगे। और रिसाइट, RECITE, टू रिसाइट मतलब जोर जोर से पढ़ना। रिसाइट ए पोयम, विशेष रूप से काव्य पाठ करना, जोर से काव्य पाठ करना, उसे कहते हैं टू रिसाइट। उसी से बनता है पोयम रेसिटेशन कंपटीशन, काव्य पाठ प्रतियोगिता। सो रिसाइट मीन्स काव्य पाठ करना जोर जोर से। प्लेंटी, PLENTY, प्लेंटी मतलब पर्याप्त, इनफ, काफी। प्रिटेंड एक क्रिया है, PRETEND, प्रिटेंड मतलब दिखावा करना, दिखावा करना। और दिखावा टू शो ऑफ फॉल्सली, झूठा प्रदर्शन। दिखावा मतलब क्या होता है? झूठा प्रदर्शन।
सो टू प्रिटेंड मीन्स दिखावा। REPROACH रिप्रोच करना मतलब धिक्कारना, भर्त्सना करना, दोष देना, और धिक्कार से डांटना भी। REPROACH रिप्रोच, उच्चारण सुनेंगे रिप्रोच, यानी भर्त्सना करना, किसी को धिक्कारना, और उसके साथ थोड़ा डांटना भी। ANXIOUS एंशियस, एंशियस मतलब चिंतित। यू आर लुकिंग वेरी एंशियस, तुम बहुत चिंतित लग रहे हो। तनाव में लगना, चिंतित लगना, तनाव में लगना, उसके लिए है एंशियस। यू आर लुकिंग वरिड, वरिड माने चिंतित, तो एंशियस मतलब भी वही है, तनाव में होना, चिंतित होना। ENSLAVED यू आर एनस्लेव्ड मतलब दास बना दिया जाना। टू एनस्लेव मतलब गुलाम बनाना। टू एनस्लेव, ENSLAVE, टू एनस्लेव मतलब गुलाम बनाना, तो एनस्लेव्ड मतलब हुआ गुलाम बना दिया गया, दास बना दिया गया। होल्ड फास्ट, HOLD, होल्ड फास्ट यानी मजबूती से पकड़ना। फास्ट यानी मजबूत, फास्ट यानी तेज नहीं है, ये याद रखेंगे यहाँ। फास्ट का दूसरा अर्थ होता है मजबूत। दिस टेप, सैलो टेप इज वेरी फास्ट मतलब यह सैलो टेप मजबूती से पकड़ता है। इट होल्ड्स फास्ट, होल्ड यानी पकड़ना, तो मजबूती से पकड़ना यानी टू होल्ड फास्ट। AMAZED अमेज्ड मतलब हैरान। टू अमेज मतलब हैरान करना। यू अमेज्ड मी बाय योर मार्क्स, तुमने अपने नंबरों से मुझे हैरान कर दिया है, मैं आश्चर्यचकित हूँ। यू अमेज्ड मी बाय योर सिंगिंग, तुमने अपने गायन से मुझे हैरान कर दिया है, मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है। तो अमेज्ड, टू अमेज मतलब हैरान करना। नेक्स्ट वर्ड इन लाइन इज पेशेंस, PATIENCE, उच्चारण देखें पेशेंस। पेशेंस मतलब धैर्य। यू मस्ट हैव इनफ पेशेंस, तुम्हें पर्याप्त धैर्य होना चाहिए। और पेशेंट मतलब मरीज, तो ये है यहाँ पर जो शब्द आया है वह है पेशेंस। वी शुड हैव इनफ पेशेंस। नेक्स्ट क्वाइट, QUIET, क्वाइट, क्वाइट यानी शांत। यू आर स्टिल एंड क्वाइट, स्टिल का अर्थ भी शांत होता है, और शांत का वहाँ अर्थ है जिसमें ज़्यादा मूवमेंट ना हो। ही इज स्टिल मतलब वह बिना मूवमेंट के बैठा हुआ है, बिना मूवमेंट के। और क्वाइट यानी मुंह से शांत। ही इज वेरी क्वाइट, यू आर वेरी क्वाइट, साइलेंट। टू स्क्रैच मतलब रगड़ना, किसी चीज को रगड़ना। स्क्रैच, साउंड ऑफ पेन, यहां पर स्क्रैच का उपयोग कहाँ हुआ था? जब केवल स्क्रैच करने की आवाज आ रही थी, ऐसा हैंज ने महसूस किया। पेन के ऊपर लिखने की आवाज आ रही थी, वहां पर उसने स्क्रैच वर्ड का उपयोग किया है। टू स्क्रैच मतलब रगड़ना। बीटल्स, कभी कभी कुछ कीड़े आ जाते थे, ऐसा हेंज ने कहा है इस कहानी में, और एक कीड़े का नाम लिया बीटल्स। और वो कीड़े भी लोगों का ध्यान नहीं बांट पाए, ऐसा फ्रेंच का कहना है। तो BEETLE, बीटल यानी भृंगु। भृंग नाम का जो काला कीड़ा होता है वो कभी कभी उड़ जाता था वहां। PIGEON, पिजन, पिजन यानी कबूतर।
PIGEON, पिजन यानी कबूतर, और उसकी आवाज जो होती है उसको बोलते हैं कू, COO, कू यानी कबूतरों की आवाज, उसको बोलते हैं कू। कबूतर की आवाज को कू बोलते हैं। अब हम अंतिम पैराग्राफ में, और शब्द है चैंटेड। चैंट यानी जोर जोर से पाठ करना, यानी रिसाइटेड। चैंटेड यानी रिसाइटेड। ट्रम्पेट, TRUMPET, ट्रम्पेट यानी बिगुल, उच्चारण ध्यान देंगे। ट्रम्पेट यानी बिगुल, TRUMPET। बिगुल को तुरहिया भी बोलते हैं, बिगुल को तुरहिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड स्ट्रेंज। स्ट्रेंज यानी विचित्र, अजीब, STRANGE। और अंतिम शब्द है ही लीन्ड, झुक जाना, LEAN, टू लीन माने झुक जाना। हु लीन्ड? इन द स्टोरी, मिस्टर हैमल लीन्ड on the wall and told the children, you may disperse. So to lean माने झुक जाना, ही वो झुक गए, तो यहाँ पर उसका अर्थ है वे झुक गए। तो इस प्रकार we have completed this lesson, the story, both in Hindi and English in brief. Thereafter, few question answers, and thereafter the vocabulary. In order to do well in English, you must have a rich vocabulary. हमने कहानी पढ़ ली है हिंदी अंग्रेजी दोनों में, और प्रश्नोत्तरी के बाद शब्द भंडार को भी बढ़ाया है। तो जितने शब्द यहाँ पे हमने सीखे हैं उसको अच्छी तरह समझें, याद करें, क्योंकि बिना अच्छे शब्द भंडार के अंग्रेजी सुधारने में असफलता ही मिलेगी।